ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। घंटी बजाओ के इस हिस्से में बात करेंगे लड़कियों की, उन लड़कियों की जिनके पास मोबाइल फोन है। आपको सावधान करने वाली खबर दिखाएंगे, उससे पहले हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपके फोन रिचार्ज करवाते हैं? आपको उल्टे सीधे फोन आते हैं? उसके बाद क्या आपका नंबर किसी मनचले के पास पहुंच गया है? अगर ऐसा हुआ है तो आपको हमारी ये रिपोर्ट ध्यान से देखनी होगी। उन लड़कियों को भी देखनी होगी जो दुकान से अपना प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज करवाती हैं, क्योंकि हमारी ये रिपोर्ट रिचार्ज वाले भैया पर आपका भरोसा उठा देगी। हेलो, किससे बात करनी है आपको? ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? मेरा नंबर कैसे मिला? आपकी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा फोन मत कीजिए। क्या आपने शॉपिंग के दौरान अपना नंबर किसी को दिया है? क्या आपने बैंक के गार्ड को अपना नंबर दिया है? क्या आपने फेसबुक पर अपना नंबर शेयर किया है? क्या आपने जीमेल पर अपना नंबर डाला है? मेरा नंबर कैसे मिला? आपकी हिम्मत कैसे हुई? दोबारा फोन मत कीजिएगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आप महिला हैं और आपके पास फोन है, तो आपको ऐसे ऐसे कॉल्स आ सकते हैं। आपको ऐसे फोन से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चंद पैसों में कोई आपका फोन नंबर किसी को बेच रहा है। रिचार्ज कराया नहीं और उधर कॉल आने शुरू हो गए। ये बिल्कुल सही बात है कि जहां से हम रिचार्ज कराते हैं नंबर, वहीं से हमारे नंबर सर्कुलेट होते हैं। यूपी में लड़कियों से दोस्ती करने के लिए मनचलों ने एक दोस्त खोज लिया है। ये दोस्त उन्हें पैसे के बदले लड़कियों का नंबर दे देता है। लड़की की खूबसूरती के साथ उसके नंबर की कीमत बढ़ती चली जाती है। मनचलों के ये दोस्त 50 से 500 रुपए में नंबर बेच रहे हैं। पता है मनचलों के ये दोस्त कौन है? मोबाइल रिचार्ज करने वाले भैया। अगर यकीन नहीं आता तो फिर उन लड़कियों की बात सुनिए जिन्हें रिचार्ज वाले भैया ने धोखा दिया। लखनऊ की रहने वाली छाया सिंह रिचार्ज वाले भैया की शिकार बन चुकी है। आखिर में उन्होंने अपना नंबर बदला, तब जाकर उन्हें राहत मिली। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था। मुझे यहाँ तक समझ लीजिए कि हर तीसरे दिन मुझे अपना नंबर चेंज करना पड़ता था। इसके बाद जब नंबर हम चेंज करते थे तो अपने जानने वालों को ही नंबर देते थे। देन मैंने एनालाइज करना शुरू किया कि मेरे नंबर्स कहाँ से सर्कुलेट होते हैं, इस तरह से कहाँ से बढ़ जाते हैं, अननोनों के कॉल कहाँ से आने लगते हैं, लड़के क्यों इतना परेशान करने लग जाते हैं। जब एनालाइज किया तो मेरे सामने यही बात है कि मैं जहाँ से नंबर रिचार्ज कराती हूँ, ये नंबर वहीं से बढ़ते थे। इसके बाद मैंने प्लेस चेंज किया और ये प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई। छाया की तरह ही रिचार्ज भैया की करतूत की शिकार तहिया भी है। तहिया के मुताबिक मोबाइल रिचार्ज कराने के दौरान इन्होंने दुकानदार को नंबर क्या दिया, इनके पास दोस्ती करने के लिए फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। रिचार्ज कराती हैं लड़कियां, वहां से उनके नंबर बांटे जाते हैं और ये चीज़ पूरी तरीके से सच है। यहाँ तक कि आधे ज़्यादा लड़कियों आप पूछें तो ऐसा हुआ होगा उनके साथ। मेरा फ्रेंड है, कॉलेज है, जिसने ये चीज़ मुझसे शेयर करी। जब मैंने उससे पूछे कि तुम्हें इस लड़की का नंबर कैसे मिला, तो उसने कहा उसने वहाँ से रिचार्ज कराया था और मैंने उस भैया से नंबर लिया। तो मैंने छाया और तहिया तो रिचार्ज भैया से छुटकारा पाने में कामयाब हो गई, लेकिन अर्शी इस मामले में इतनी खुशनसीब नहीं निकली। आखिरकार शिकायत दर्ज करवानी पड़ी अर्शी को। कुछ दिन पहले ही रिचार्ज करवाया था, तो जो रिचार्ज करे भैया थे उनसे नंबर तो दिया, लेकिन पता नहीं कैसे लीक हो गया। फिर उनसे नंबर किसी और के पास चला गया। फिर थोड़े से मैसेजेस आने लगे, फिर कॉल आने लगी। फिर हमने मना किया तो नहीं माने। फिर हमने यहाँ पे सीधे 1090 पे कॉल करके बताया, तो यहाँ से थोड़ा सा रिलीफ। अब मैसेजेस नहीं आते, ना कॉल आती है ऐसे। यूपी पुलिस की वुमेन पावर लाइन यानी 1090 में 6,61,129 लड़कियों ने शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें छानबीन के दौरान पुलिस को ये बात पता लगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे प्रोसेस में आ जाते हैं और उनसे हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये नंबर जो तुम्हें मिला है कहाँ से मिला है। इन लड़कों ने ये बताया कि उनको नंबर जो मोबाइल फोन जो रिचार्ज करते हैं कूपन, उन लोगों ने हमको ये नंबर दिया है।
आईजी नवनीत सिकेरा के मुताबिक लड़कियों का नंबर देने के मामले में सिर्फ रिचार्ज वाले भैया ही आगे नहीं, शॉपिंग या बैंकिंग के दौरान दिए जाने वाले नंबर भी गलत लोगों तक पहुंच सकते हैं। नवनीत सिकेरा के मुताबिक महिलाओं को अपना मोबाइल नंबर सोशल साइट्स पर भी शेयर करने से बचना चाहिए। लड़कियों को ये हम एडवाइस करते हैं कि वो अपना फ़ोन ऑनलाइन रिचार्ज कराएं ताकि उनका नंबर कहीं ना जाए। वो अपना नंबर किसी कूपन वाले को ना दें, कूपन भरवाते हैं ना लोग, क्योंकि उससे उनका नंबर का मिसयूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एडवाइजरी हमने जारी की है कि लड़कियां अपना मोबाइल फ़ोन या शॉपिंग वगैरह करती हैं तो जो रिलायबल जगह पे हैं उसके अलावा किसी को अपना मोबाइल नंबर शेयर ना करें। यूपी पुलिस की जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है और वो ये है कि जिन लोगों को छेड़खानी के मामले में जेल भेजा गया उनमें 68% लोगों की उम्र 45 साल से ऊपर है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि महिलाओं के प्रति सिर्फ कुछ नौजवान मंचलों के दिमाग में ही गंदगी नहीं है, अधेड़ उम्र के लोग भी लड़कियों को परेशान करने में पीछे नहीं है। तो ऐसे रिचार्ज भैयाओं से सावधान हो जाइए। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई गरीब एक महीने में 21 लाख रुपए अपने इलाज पर खर्च कर सकता है? क्या कोई गरीब एक साल में 2.5 करोड़ रुपए अपनी बीमारी पर खर्च कर सकता है? आपको लग रहा होगा कि हम ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि सरकार की एक ऐसी बीमा योजना है जो प्राइवेट कर्मचारियों का मुसीबत में सुरक्षा चक्र है। धर्मेंद्र और विशाल हर महीने बीमारी पर 21 लाख रुपए का खर्च। एक महीने का 15 लाख 59 हजार कुछ रुपए है और MPS 1 बीमारी है जो मेरे भाई को भी है, उसका 5,84,000 लगता है। हम इस बीमारी के लिए इतना पैसा हम खर्च नहीं कर सकते। श्याम सुंदर दिव्यांग होने पर हर महीने 1,300 रुपए की पेंशन। सारा कुछ सरकार से हुआ मेरे को और ESI से मेरे को कुछ नहीं पैसा लगा, एक पैसे नहीं लगा। जिस देश में बीमार होना किसी गुनाह से कम न हो, उस देश में महंगा इलाज अगर मुफ्त हो जाए तो फिर इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये चेहरे इस बात की मिसाल है कि भारत में गरीब भी महंगे से महंगा इलाज करवा सकता है। जरूरत है तो बस थोड़ा जागरूक रहने की और ESI यानी कर्मचारी बीमा निगम से जुड़ने की। ESI बीमा मुश्किल वक्त में आपका कैसे सहारा बन सकता है, ये बताएं उससे पहले इसका फायदा देखिए। 25 साल के धर्मेंद्र और 8 साल के विशाल भाई हैं, लेकिन इनमें एक और समानता है। दोनों भाइयों को गौचर बीमारी है, जिसका इलाज गरीब तो छोड़िए, अमीरों के लिए भी करवाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ESI की मदद से दोनों भाइयों का इलाज हो रहा है, जिसका खर्चा 21 लाख रुपए महीना है। दोनों भाइयों का लेके तकरीबन 21 लाख रुपए खर्च लगता है, जो हमारे पापा जी ने ESI हॉस्पिटल में कार्ड बनवाया और जो कोर्ट आने के बाद हमको ये दवा मिल रही है। कोर्ट नहीं आते तो ये दवा भी हमको नहीं मिल पाती। विशाल और धर्मेंद्र के पिता एक प्राइवेट कंपनी में वेल्डिंग का काम करते थे। इसी दौरान उन्होंने ESI बीमा करवाया, जिसका फायदा आज उनके परिवार को मिल रहा है। कंपनी वालों ने बोला था कि अपना कार्ड बनवा लीजिए, तो हमारे पापा जी ने वो कार्ड बनवा लिया और पूरी फैमिली को उसमें नाम डाल दिया। इस इंश्योरेंस से हमको इलाज मिलता है। श्याम सुंदर भी एक प्राइवेट कर्मचारी थे। काम के दौरान एक हादसे में ये जख्मी हो गए। इस वजह से इनका पैर काटना पड़ा। इनके मालिक ने इनका ESI बीमा करवाया था, जो बुरे वक्त में काम आया। दीनदयाल उपाध्याय में मेरा पैर काटा गया, फिर मेरे को ESI रेफर किया गया, सारा चीज हुआ था। मदद तो काफी मिली मेरे को। जब 3 महीने हॉस्पिटल में रहे तब भी पैसे मिलता रहा, आधी पूरी मिले, कुछ दिन तो पूरी मिला, 1 महीने हाँ पूरी मतलब कि वेतन मिला, उसके बाद आधी आधी मिलना शुरू हुआ। ESI सिर्फ आपको बीमारी के इलाज का खर्चा नहीं देता। अगर कोई बीमा धारक किसी हादसे में काम करने लायक नहीं रहता है तो उसे हर महीने पेंशन भी मिलती है। आज आपको कितना मिल रहा है? मेरे को 1,300 रुपया मिल रहा है। तो अगर ESI से नहीं होता तो? नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता मेरे को। कुछ वो पहचाने नहीं है, क्या कर मालिक क्या देता, कुछ भी नहीं कहता है ही नहीं भाई हमारे पास कोई अब मलाई है ही नहीं। जानकारों का कहना है कि देश भर में आज करीब इसके 8 करोड़ लाभार्थी हैं, लेकिन अगर इस योजना को ठीक ढंग से लागू किया जाता है तो देश भर में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 3 से 5 गुना तक हो सकती है। और यही वजह है कि हम ESI बीमा को देश के 45 करोड़ देशवासियों के लिए मुफ्त इलाज पाने वाली खबर कह रहे हैं। अगर आप ESI में हैं
तो आप ये सब ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप कैंसर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मतलब A to Z जो भी आपकी बीमारी है और कितना भी उसके ऊपर खर्चा हो है, तो वो ESI का ऑब्लिगेशन है कानूनन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO के मुताबिक हर 1000 भारतीय में 89 लोग बीमार हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1000 लोगों में 310 लोग बीमार हैं। दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है, जहां 1000 लोगों में 188 लोग बीमार हैं। पुडुचेरी में 175 और पश्चिम बंगाल पंजाब में 161 लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। गांव में 14 साल तक के 1000 बच्चों में 67 बच्चे बीमार हैं। वहीं ये आंकड़ा शहरों में 81 है। नौजवानों के आंकड़े भी चिंताजनक है। शहरों में 1000 नौजवानों में 48 तो गाँव में 46 बीमार हैं। पहले 15,000 रुपए प्रति महीना कमाने वालों को ही ESI बीमा का फायदा मिलता था, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले साल इस कानून में संशोधन किया और अब 21,000 रुपए तक प्रति महीना कमाने वालों को भी ESI बीमा का फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, अब इस कानून में जो संशोधन हुआ है उसके मुताबिक अगर किसी की तनख्वाह 21,000 रुपए प्रति महीने से ज्यादा भी हो जाती है, तब भी वो ESI बीमा की सदस्यता जारी रख सकता है और इस आधार पर आने वाले दिनों में ESI बीमा का फायदा उठाने वाले लोगों की संख्या 12 करोड़ तक पहुंच सकती है। तो जिस देश में 1600 लोगों पर एक डॉक्टर हो, उस देश में ऐसी बीमा योजना किसी वरदान से कम नहीं है। जरूरत है तो बस सरकार की योजनाओं को जानने की। ऐसे में हमारी सरकार को सलाह है कि वो जनता को अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक अलग से विभाग खोले ताकि सही लोग योजनाओं का लाभ उठा सकें, फायदा उठा सकें। चलिए, कल घंटी बजाओ अपने शो में हमने लाइक वाले लुटेरों का भंडाफोड़ किया था। आपको सावधान किया था एबीपी न्यूज ने कि कैसे एक ठग ने 7 लाख लोगों को 3,700 करोड़ का चूना लगा दिया। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आज भी इस सिलसिले में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। साथ ही सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसे सितारों के साथ मुख्य आरोपी अनुभव मित्तल की तस्वीरें भी सामने आई हैं। 2 बार मेरी पेमेंट आई है, एक बार लगभग 2700 कुछ रुपए ऐसे और एक बार 5400 रुपये, बस उसके बाद कुछ पैसे नहीं आए। मैंने 57,500 रुपये लगाए थे। 1-1.5 साल से कंपनी चल रही है, गवर्नमेंट ने भी नहीं देखा, किसी ने अब ये बंद कर रहे हैं, पहले किसी ने कुछ देखा ही नहीं इसके अंदर। मैंने करा, फिर और कई लोगों को रिकमेंड करा, फिर सब ने करा, 4 लोगों को मैंने भी रिकमेंड करा, उन्होंने पैसे लगाए। अब सबके पैसे की जिम्मेदारी ली थी, वो हमारे को तो टेंशन हो गई इस पर। बिजनेस अपना हल्का चल रहा था और एक्चुअली क्लोज फ्रेंड्स थे, वो भी कर रहे थे, तो धीरे धीरे पैसा भी आ रहा था। अब 57,000 का मिल के थोड़ा सा मतलब 1 लाख रुपए भी मिल जाए साल में एवरेज में, तो आदमी को लगता है कि अपना सिस्टम सही रहेगा। मैंने 57,500 की मैंने आईडी लगाई थी, अपने नीचे मैंने 57,500 की 6-7 आईडी से, तो यही हो गए कि 3-4 लाख रुपए करीब, 3-3.5 लाख रुपए करीब। अभी एक बैंक लॉकर सील करने जा रहे हैं बस। अभी बैंक लॉकर ने क्या पता पड़ा है सर? अभी कुछ नहीं कहते ना, चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। अभी कार्रवाई जैसे ही शाम पूरी आएंगी तो उसमें तो सर कहाँ बँक लॉकर देंगे? अभी तो एक का ही पता चला है, सिंडिकेट बैंक का बिलखवा में है वो। हाँ, 3,700 करोड़ की इस महाठगी का मुख्य आरोपी अनुभव मित्तल एक वीडियो में सफाई पेश करता दिख रहा है। ये वीडियो भी आपको दिखाते हैं। सना, फातिमा, सिमरन, दीपिका, बाकी सारे लोग, मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ। आप सब लोग मेरे साथ रहना बस। इट इज़ अ 2-3-4 days बैड फेज फॉर अस। विल बी बैक अगेन एंड विल रॉक द वर्ल्ड। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और इस अपॉर्चुनिटी ने हमें एक ही दिन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, इंटायर इंडिया के अंदर फेमस करा है। सो कीप बिलीविंग इन मी एंड बी विद मी। थैंक यू। और अब बात आपकी भागीदारी की, आपके वीडियो की। घंटी बजाओ शो में लगातार आपके वीडियो संदेश हमें मिल रहे हैं। आप में से कुछ को चुना है हमने, जिन्होंने सरकार के झूठे वादों पर बजाई है देश में घंटी। गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। सरकार वही वादा करे जो उसको पूरा कर सके, जो पूरा ना कर सके उसको वादा करना ही नहीं चाहिए। जनता से किए गए वादे को पूरा करने की सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है और वो पूरा होना चाहिए।